प्रोविडेंट फंड से संबंधित प्रावधान अपन ने देखे। आज एक इसका प्रैक्टिकल लेते हैं। श्री शालीन मेहता मुंबई में एक कंपनी के कर्मचारी हैं और उनको 8,000 रुपये प्रति माह मूल वेतन और 1,500 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता, 1,800 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता, 400 रुपये प्रति माह बोनस एवं बिक्री पर 2% कमीशन मिलता है। गत वर्ष में उनकी बिक्री राशि 5 लाख थी। वे अपने स्वयं के मकान में रहते हैं। वह अपने वेतन और महंगाई भत्ते का 15% भविष्य निधि में अंशदान करते हैं। तो भविष्य निधि का जो अंशदान है वो मूल वेतन और महंगाई भत्ते को शामिल करते हुए है। इसका मतलब महंगाई भत्ता सेवा शर्तों में है, जिसमें कंपनी का उतना ही अंशदान है। उनके भविष्य निधि खाते में 13% वार्षिक दर से 11,700 रुपये ब्याज जमा किया गया है। उनकी कर निदान वर्ष 2020-21 के लिए वेतन से सकल आय क्या होगी यदि भविष्य निधि वैधानिक हो, यदि भविष्य निधि प्रमाणित हो और यदि भविष्य निधि अप्रमाणित हो तथा उन्हें बोनस और महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है। अभी तक बकाया है ये दोनों चीज़ें, बोनस और डियरेंस अलाउंस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अब इसमें अपन तीनों तरह से सॉल्व कर रहे हैं इसको। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, अनरिकॉग्नाइज्ड। देखिए इनको क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो एक बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी पूरी टैक्सेबल होती है और ये 8,000 पर मंथ है। 8,000 इंटू 12 96,000। प्रोविडेंट फंड कोई भी हो, बेसिक सैलरी पूरी टैक्सेबल है तो उसको इनकम में देंगे। ये जो मिल रहा है वो 1,500 रुपये पर मंथ है। देखिए वैसे तो ये बकाया है, प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उत्पादित हो चुका है और इस आधार पर कर योग्य करेंगे चाहे प्राप्त नहीं हुआ। तो 18,000 रुपये तीनों ही परिस्थितियों में टैक्सेबल होगा। इसके बाद देखिए तीसरा उनको मिल रहा है कमीशन बेस्ड ऑन कमीशन ऑन सेल्स। बिक्री पर आधारित कमीशन है और बिक्री 5 लाख की है, कमीशन 2% है। 2% और 5 लाख, ये अमाउंट आएगा 10,000। ये भी पूरा टैक्सेबल है 10,000। इसके अलावा इनको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है HRA और वो है 1,800 रुपये पर मंथ। अब ये किस तरह से कर योग्य करेंगे, इसके जो HRA के जो प्रोविजंस थे वो अपन ने देखे थे। चूँकि ये करदाता स्वयं के मकान में रहता है, इसका मतलब वो मकान का कोई भी किराया गत वर्ष में नहीं चुका था, इसलिए इसकी HRA की जो पूरी अमाउंट है वो टैक्सेबल होगी। तो 1,800 रुपये पर मंथ को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 21,600, ये फुल्ली टैक्सेबल है। इसके अलावा इनको बोनस मिलता है 400 रुपये पर मंथ, लेकिन बोनस के बारे में लिखा हुआ है कि ये गत वर्ष में उनको मिला नहीं है, बकाया है। और एक बोनस ऐसा अमाउंट है जो नकद प्राप्त होने पर कर योग्य होता है। जिस साल प्राप्त होगा उस साल कर योग्य करेंगे। तो इसका मतलब इस गत वर्ष में उनको ये बोनस की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो इसको कर योग्य नहीं करेंगे। अब इसके अलावा उनको प्रोविडेंट फंड में जो अंशदान है और उस पर ब्याज है, उसका प्रावधान क्या है वो अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब प्रोविडेंट फंड का टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे तो मीनिंग ऑफ सैलरी आएगा। तो मीनिंग ऑफ सैलरी में आप बेसिक सैलरी लेंगे, DA इसलिए लेंगे क्योंकि सेवा शर्तों में है, लिखा हुआ कहीं नहीं है स्पष्ट रूप से। लेकिन प्रोविडेंट फंड की राशि का अंशदान निकालने के लिए बेसिक सैलरी में इसको शामिल किया हुआ है। तो
तो इसका मतलब ये सेवा शर्तों में है। और कमीशन जो बिक्री पर आधारित होता है वो मूल वेतन का ही भाग माना जाता है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, अगर अपन इन तीनों अमाउंट को ऐड करते हैं तो ये अमाउंट आता है 1,24,000। तो ये जो 1,24,000 रुपये हैं ये मीनिंग ऑफ सैलरी हो जाएगा प्रोविडेंट फंड के लिए। तो 1,24,000 के आधार पर अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जो प्रोविडेंट फंड है उसको किस तरह से प्रयोग करेंगे। जो अंशदान है, क्योंकि कर्मचारी का जो अंशदान है वो तो मूल वेतन में शामिल है, तो ऑलरेडी उसको इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन जो नियोक्ता का अंशदान है, जितना कर्मचारी कर रहा है उतना ही नियोक्ता कर रहा है, और वो 15% है। तो 15% है तो अपन प्रोविडेंट फंड का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन प्रोविडेंट फंड, तो ये देखिए अगर ये वैधानिक प्रोविडेंट फंड है तो ये अंशदान एग्जेम्प्ट होगा, और अगर ये अनरिकग्नाइज्ड है तो भी एग्जेम्प्ट होगा। इसका मतलब केवल आरपीएफ है रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो वो 12% तक तो कर मुक्त होगा, 12% से जितना ज़्यादा है वो कर योग्य होगा। तो यहाँ पर जो आरपीएफ है, आरपीएफ के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देखिए 15% है। तो 1,24,000 मीनिंग ऑफ सैलरी है इंटू 15%। अगर 15% कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 17,100। इसमें से एग्जाम करेंगे 12% ऑफ 1,24,000, ये आएगा 14,880। तो ये एग्जाम हो जाएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट जो आएगा वो आएगा 2,220 रुपये, 2,220 रुपये। तो ये प्रोविडेंट फंड का जो पहला फिगर है कि जो अंशदान नियोक्ता ने किया है वो आरपीएफ में कर योग्य होगा 3%। 15% किया है, 12% एग्जाम हो जाएगा, तो 3% टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड अमाउंट जो है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, जो आरपीएफ पर इंटरेस्ट है वो इनको मिल रहा है 13% की दर से 11,700 रुपये, जबकि टैक्सेबल जो होगा एग्जाम्प्ट होगा 9.5%। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना ज़्यादा हो गया, 13% के हिसाब से 9.5 कम करेंगे, 3.5% जो है ये आ गया। तो 11,700 रुपये जो आए हैं वो 13% से आए हैं। तो टैक्सेबल अमाउंट जो होगा वो 3.5% होगा। ये 3.5% आ जाएगा 3150, ये टैक्सेबल होगा। तो इस तरह से ये इंटरेस्ट टैक्सेबल करेंगे आरपीएफ में, और यहाँ पर ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा अगर वो स्टेट प्रोविडेंट फंड है, अनरिकग्नाइज्ड है तो भी एग्जेम्प्ट होगा। तो टैक्सेबल केवल आरपीएफ में ही होगा। अब अपन टोटल करते हैं तो यहाँ 1,45,600 रुपये ये इनकी सैलरी आएगी, ग्रॉस सैलरी। यहाँ 1,50,970 रुपये आएगी, और यहाँ 1,45,600 रुपये आएगी। ये इनकी ग्रॉस सैलरी आ गई। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम में अपन ने ये देखा कि किस तरह ग्रॉस सैलरी को अपन कैलकुलेट करेंगे, प्रोविडेंट फंड को ध्यान में रखेंगे। अब आज एक पॉइंट और कवर करते हैं, प्रोविडेंट फंड का ही है, और वो है जो ट्रांसफर्ड अमाउंट होता है। अगर कोई अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड किसी नियोक्ता के यहाँ चल रहा है और वो उसको रिकग्नाइज करा देता है, प्रमाणित करा देता है, तो इसको कहते हैं कि जो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है वो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट हो गया, तो उसका जो बैलेंस है प्रोविडेंट फंड का वो ट्रांसफ़र हो जाएगा रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड अमाउंट।
ये ट्रांसफर्ड अमाउंट किस तरह से कर योग्य होगा, क्योंकि पहले ये प्रोविडेंट फंड अनरिकग्नाइज्ड है, तो नियोक्ता का अनुदान करमुक्त होता है और उस पर ब्याज भी करमुक्त होता है, और कर्मचारी का जो अनुदान है वो तो उसके वेतन में आ जाता है। तो अब ये जो है ट्रांसफर्ड अमाउंट है, इसमें से जो नियोक्ता का अनुदान है उसको यह मानकर कर योग्य करेंगे कि अगर ये शुरू से ही प्रमाणित होता तो जिस वर्ष से इसका प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा हुआ है वहाँ से लेकर जितना अमाउंट उन कर निदान वर्षों में कर मुक्त था उसको छोड़कर बाकी अमाउंट कर योग्य करेंगे। तो चूंकि ये जो 12% अभी जो इससे कर मुक्त होता है, इससे पहले कर निदान वर्ष 97-98 तक ये 10% था, उसके बाद अगर कंट्रीब्यूशन हुआ है तो 12% होगा, और उससे पहले हुआ है कर निदान वर्ष 97-98 से तो 10% एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी का कर योग्य हो जाएगा। तो ये तो हुआ नियोक्ता का अनुदान। और जो ब्याज है उस ब्याज के लिए क्या है, तो ये ब्याज जो 2001-2 कर निदान वर्ष था उस समय ये 12% तक कर मुक्त था, लेकिन उसके बाद 9.5% हो गया। तो इससे ज़्यादा जो ब्याज है वो कैलकुलेट करके कर योग्य करेंगे। तो ये ट्रांसफर्ड अमाउंट के बारे में आपको ये प्रोविजन ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट और देखते हैं, वो है सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड, ये फंड दो तरह का होता है, अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड। ये किस वजह से ये फंड बनाया जाता है कि कर्मचारी जब रिटायर होता है या उसकी सेवा आयु खत्म होने के बाद वो जब सेवानिवृत्त होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या वो कार्य करने से अयोग्य हो जाता है, तो इस फंड में से उसको पैसा मिलता है। लेकिन इस फंड में अंशदान जो किया जाता है कर्मचारी और नियोक्ता का, उसके क्या प्रावधान है, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है, क्योंकि दो तरह के होते हैं, अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड। अगर ये प्रोविडेंट फंड अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड है तो कर्मचारी का अनुदान तो उसके सकल वेतन में आ जाएगा, लेकिन जो नियोक्ता का अनुदान है अगर कर निदान वर्ष में 1.5 लाख रुपए से अधिक है तो वो अनुदान कर्मचारी की आय माना जाएगा और उसको अनुलाभ के रूप में लेंगे 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा। और ब्याज की राशि कर मुक्त होगी। ये प्रोविजन है जो सुपर एनुएशन फंड जो अप्रूव्ड है, जब एक साथ पैसा मिलता है रिटायरमेंट पर या डेथ पर, वो राशि पूर्ण रूप से कर मुक्त। ये तो हो गई अप्रूव्ड। अगर अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है तो इसके प्रावधान बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड के। तो अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में क्या प्रावधान थे कि नियोक्ता का अनुदान और ब्याज कर मुक्त होता था और कर्मचारी का अनुदान उसके वेतन में आ जाता था। एक साथ राशि जब मिलती है तो नियोक्ता और उसका उस अनुदान पर ब्याज कर्मचारी के लिए वेतन आय में आ जाता है। कर्मचारी का खुद का अनुदान कर मुक्त है और ब्याज अन्य साधनों की आय में आ जाता है। तो वही प्रावधान लागू करेंगे कि जो अनरिकग्नाइज्ड जो प्रोविडेंट फंड है उसकी उसी तरह उसको डील करेंगे। तो ये सुपर एनुएशन फंड जो है इसको इस तरह से अपन अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड के आधार पर जो अपन देखेंगे। तो अब इस चैप्टर में जो इनकम फ्रॉम सैलरी अपने चल रहा है उसमें अपन ने एक तरह से 50% जो प्रोविजंस है वो तो देखे। अब एक पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बचा है वो है सुविधाएं। कर्मचारी को जो अपने नियोक्ता से जो सुविधाएं मिलती है उनको आयकर के अनुसार अनुलाभ कहते हैं, परकेजेस। और वो परकेजेस कुछ अनुलाभ ऐसे हैं कि जो कर मुक्त हैं, कुछ अनुलाभ ऐसे हैं जो कर योग्य हैं, कुछ अनुलाभ ऐसे हैं जो विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य हैं। तो इन सबको अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अपन इसका देखेंगे। तो ये अनुलाभ वाला जो है जब हो जाएगा तो फिर अपन इस चैप्टर के जो सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी है तो टैक्सेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी वो आ जाएगा।